हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल की ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हमारे लेजेंड ऑफ द ब्लू सी सीरीज का एपिसोड नंबर 18। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम अब फिनाले के और भी ज्यादा करीब। ये मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हरकतें आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी। अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 8। हम देखते हैं कि जैसे ही चेहुन भागते भागते अपने पापा के कमरे की ओर जाता है, उसे उनके कमरे से पापा के बात करने की आवाज आती है। तो वो धीरे से दरवाजा खोलता है तो उसे सुनाई देता है कि उसके पापा किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे आज भी जुंजे और उसकी माँ को प्यार करते हैं और उन्हें मिस कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें अफसोस है उन लोगों को अपने आप से दूर करने का। ये सब सुनकर चिहुन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसके पापा की आवाज बंद हो जाती है। वो जाकर देखता है तो उसके पापा के सांसें भी बंद हो चुकी होती हैं और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये सब उसकी माँ का किया धरा है। तो वो जल्दी ही आसपास देखता है तो उसे वो ग्लास दिखता है, जिसे सूंघते ही उसे पता चलता है कि इसमें जहर था। तो वो किचन में जाके उसको क्लीन करके रख देता है ताकि कोई सबूत न बचे, और खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है ताकि किसी को शक न हो। पुलिस भी आती है। वो पूछताछ करती कि क्या कोई दवाइयाँ ले रहे थे ये अचानक से उनकी मौत होने के कारण। वहाँ पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी आई होती है। तो उन्हें कहता है हाँ, उनका हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था, उसकी दवाइयाँ और उनकी आंखों की भी सर्जरी होने वाली थी, तो उसके रिलेटेड भी दवाइयाँ चल रही थी। सब पुलिस जांच करती है, तस्वीरें निकालती है, फॉरेंसिक टीम भी होती है। वो कहती है होठों का रंग नॉर्मल है तो किसी जहरीली चीज का हाथ नहीं हो सकता, तो क्या हम उन्हें उनके रेगुलर हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। तो वो कहता है हाँ जी जरूर। और साथ में वो उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है मेरी माँ का मुझे फोन आया था कुछ घंटों पहले, वो बाहर गई है किसी काम से, उन्हें लेकिन पता नहीं है पापा के इस हालत के बारे में। मैंने सोचा अगर मैं उन्हें फोन पर ऐसे अचानक ये न्यूज दूंगा तो उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। फिर वो जब बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो वो रोने लगता है। जी हाँ, मगरमच्छ के आंसू। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बॉडी बाहर आती है तभी जुंजे वहाँ पहुँचता है और अपने पापा की डेड बॉडी देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चिहुन और पुलिस आती है। वो बात कर रहे होते हैं कि ऑटोप्सी के बाद फ्यूनरल की तैयारी कर सकते हैं। तभी जुंजे उसे देख के अपना आपा खो देता है और उस पे हाथ उठाता है। कहता है तुम्हारी वजह से मेरे पापा की हालत हुई है, ये तुम्हारी और उस औरत की वजह से। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। तो पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी चिहुन के ऊपर चढ़ जाता है। खूनी हो तुम दोनों, मेरे पापा को मार डाला तुम दोनों ने। वो पुलिस उसे साइड में लेती है और कहती है कौन हो तुम। वो कहता है चेयरमैन हुइलजुंग का बेटा हूँ मैं। तो चिहुन कहता है हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर जुंजे को और भी गुस्सा आता है। कौन भाई, किसका भाई, इधर आ, तुझे बताता हूँ मैं कमीने। फिर पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली होती है क्योंकि वो हाथापाई कर रहा होता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर जो जुंजे के साथ उस केस पर स्टडी कर रहा होता है, होंग डोंग प्यू, वो आता है। अपनी आईडी दिखा के दूसरी पुलिस को रोकता है। जुंजे को कहता है होश में आओ जुंजे, अभी हमें पता लगाना है कि किसने तुम्हारे पापा के ये हाल किया और कैसे। अभी तुम्हारे पापा के पास जाओ, मैं यहाँ देख लेता हूँ सब। यहाँ घर में नामदो और शिमचंग अकेले होते हैं। शिमचंग जुंजे के लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि वो अचानक से घर से चला गया। तभी नामदो उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि माँ देयंग की मेमोरी चली गई है, कहीं तुम्ही ने तो नहीं किया ये, आखिर तुम हो कौन और क्या पावर्स है तुम्हारे पास। तब शिमचंग कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नामदो कहता है लेकिन मुझे दोस्तों के पीठ में खंजर भोंकना भी आता है। तो वो कहती है मैं जानती हूँ और मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब तक तुम मुझे धोखा नहीं देते तब तक तुम मेरे दोस्त हो। तभी तेहो वहाँ आता है और कहता है तुम दोनों के फोन क्यों नहीं लग रहे हैं, चलो जल्दी। फिर वो तीनों मिलके हॉस्पिटल जाते हैं। जुंजे वहाँ काफी दुखी होता है। तब तेहो और नामदो उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जुंजे बहुत ही टूटा हुआ होता है, रो रहा होता है। वो शिमचंग से कहता है क्या तुम मेरी जहन से मेरे पापा की मेमोरीज मिटा सकती हो, सारी अच्छी यादें बुरी यादें सब बहुत दर्द दे रही है मुझे। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, और हमारे अपने लोगों की यादें भले कितना भी दर्द दे हमें, हम उसे हमेशा याद रखते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। वो फिर रोने लगता है ये कहकर कि काश मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा होता वहाँ।
काश मेरा फोन मेरे पास होता तो शायद मैं उन्हें बचा पाता, मेरे पापा अभी जिंदा होते। मरमर उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो कहता है अगर मैं उनका फोन उठा के उन्हें कह पाता कि मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी उन्हें नफरत करने में, लेकिन अगर आखिरी बार मैं उनसे माफ़ी मांग पाता, उन्हें कह पाता कि मैं भी उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मरमर कहती है कुछ बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हारे पापा को पता है तुम उनसे प्यार करते हो, उन्हें ये ज़रूर पता होगा। फिर वो उसे गले लगाकर रोता है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं, नामदू, तेहो, वो 2 पुलिस ऑफिसर और उसकी सौतेली माँ चिहुन भी। और उसकी सौतेली माँ अपने मगरमच्छ के आंसू रोना स्टार्ट कर देती है। काश मैं बाहर नहीं गई होती, तुम्हें क्या हो गया? बस ड्रामा। और चिहुन अपनी माँ को संभाल रहा होता है। फिर वो बेहोश होने की ऑब्वियसली एक्टिंग करती है, तो चिहुन उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। पुलिस होंगडोंग प्यू कहता है क्या बेशरम औरत है ये, मुझे शर्म आ रही है इसे ऐसे देख के। नामदू कहता है इसे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, क्या एक्टिंग करती है ये। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुनजे और उसकी माँ हॉस्पिटल वेटिंग रूम में होते हैं। माँ उसे पूछती है उन्हें क्या हो गया है ऐसे अचानक, मैं उन्हें कुछ दिनों पहले इसी हॉस्पिटल में मिली थी, तो उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो जुनजे कहता है उन्होंने जानबूझकर नहीं किया माँ, उनकी आंखें सच में खराब हो गई थी, वो मुझे भी नहीं पहचान पाए थे। फिर वो दोनों रोते हैं। यहाँ एक और हम देखते हैं कि सौतेली माँ वह हॉस्पिटल बेड पर बैठ के अपने वकील को फ़ोन करती है और कहती है मैं तुम्हें कल उनका डेथ सर्टिफिकेट भेज दूंगी, बस तुम सारी जायदाद जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करवाओ। वो कहता है सब प्रोसीजर खत्म होने में 1 हफ्ता लगेगा, तो वो उसे जल्दी निपटाने को बोलती है। तभी चिहुन वहाँ आता है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूछता है ये सब तुमने किया ना माँ, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। वो कहती है हाँ सब मेरा प्लान था, लेकिन तुम बस ध्यान में रखो कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कुछ नहीं पता, ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में चिहुन नामदू को आवाज लगाता है और तभी पैरेलली हम देखते हैं सेक्रेटरी नाम को भी कोमा में पिछले जन्म की बातें याद आ रही होती है। उसमें वो देखते हैं नामदू की शक्ल का आदमी जिसका नाम पार्क मू है, वो सरदार का नया सैनिक बना है और सरदार उसे उसके बेटे से मिलाता है और कहता है इसका ध्यान रखना और इससे वफादारी हमेशा रखना। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि चिहुन और नामदू पहली बार आमने सामने हैं और उनकी पहली मुलाकात में ही चिहुन नामदू को धमकी देता है कि उसे उसके हर फ्रॉड के बारे में पता है और वो उसे पुलिस के हवाले कर सकता है, क्योंकि नामदू जुंजे की तरह सिर्फ करप्ट लोगों को नहीं लूटता था। फिर चिहुन उससे तू तड़ाक में बात करने लगता है कि मैं चाहूँ तो तुझे पूरी जिंदगी में जेल में सड़ा सकता हूँ। तो उस पर नामदू कहता है सर मैं हमेशा से ज्यादा पैसे वाली साइड रहा हूँ और जब मुझे पता है कि चेयरमैन की सारी जायदाद आपके नाम होने वाली है तो मुझे आपकी साइड में रहने में ही ज्यादा फायदा है, इसलिए आपको मुझे जेल में डालने की धमकी देने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहते क्या है? इस पर चिहुन कहता है जुंजे से छुटकारा। तब नामदू कहता है सच तो यह है कि मुझे भी एक चीज चाहिए जो कि जुंजे के रहते मुझे कभी मिलेगी नहीं, तो जुंजे के जाने से ही मुझे भी फायदा हो सकता है। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, इतने साल उसके साथ रहकर हम थोड़ा क्लोज आ गए थे, लेकिन आपके साइड रहने में ही मेरी भलाई है शायद। फिर वो वहाँ से जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ उसे जुंजे और वो पुलिस होंगडोंग प्यू साथ बैठे दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सबको बताते हैं कि जुंजे के पिता की मौत की वजह हार्ट अटैक है। तो जुंजे कहता है पॉइजनिंग हो सकती है क्या, किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट से हो जो नॉर्मली डिटेक्ट ना हो, तो क्या ऑटोप्सी में पता चल जाएगा ना? क्योंकि ऑटोप्सी में सब सच सामने आ जाता, इसलिए उसकी सौतेली माँ उसका ड्रामा स्टार्ट करती है कि जुंजे तुम क्यों अपने मरे हुए पापा को और दर्द देना चाहते हो और चीरफाड़ करके, क्या तुम ये पैसे के लिए कर रहे हो? मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं सब दे दूंगी, लेकिन मेरे पति को ठीक से जाने तो दो। वो कहता है क्यों, अब आप डर रही है कि आप पकड़ी जाएंगी मेरे पापा के खून के लिए? तो चिहुन उस पर चिल्लाता है और पुलिस से और डॉक्टर से कहता है मैं अपने पापा का बड़ा बेटा हूँ जिसने उन्हें अब तक संभाला है, ये मेरा भाई बचपन में ही घर छोड़ के भाग गया था, इसलिए आप मेरी बात सुनिए, हमें ऑटोप्सी नहीं करनी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस होंगडोंग प्यू अपनी टीम को लेकर चेयरमैन के घर छानबीन के लिए पहुंचते हैं कि उन्हें कोई सबूत मिले जिससे पता चले कि उन्हें पॉइजन दिया गया था, तो इससे ऑटोप्सी करी जा सके और सब सच सामने आए, लेकिन उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, मादेयंग पहले ही
सारे पौधे वहाँ से हटा चुका होता है और कोई सुराग नहीं छोड़ा होता। यहाँ फ्यूनरल की यानी शोक सभा की सारी तैयारियां हो चुकी होती है, लोग मिलने आ रहे होते हैं। तब जुंजे की असली माँ भी वहाँ आती है जिंजू के साथ। तो कांग सोही उसे पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो कहती है, क्यों, तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है? मेरे पति की शोक सभा है, मैं तो आऊंगी ही ना। फिर वो शोक करके वॉशरूम में जाती है तो कांग सोही वह भी उसके पीछे जाती है और उसका इंसल्ट करती है, ये कह के कि जैसी माँ वैसा ही बेटा। तुम्हारा बेटा पिछले 10 सालों से अपने बाप को कभी देखने भी नहीं आया और अब इतना नाटक कर रहा है उनके मरने के बाद कि जैसे उससे अच्छा बेटा तो कोई और हो ही नहीं सकता। और अब तुम पैसों के लिए कर रहे हो ना तुम लोग ये सब। चुपचाप बैठते तो शायद मैं तुम्हें भीख में कुछ दे भी देती, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम दोनों को मैं। फिर जुंजे की माँ उसे एक जोर का थप्पड़ लगा के कहती है, तुम दोगी मुझे भीख, जो खुद भिखारी की तरह पैसों के लिए मेरे घर में घुसी थी, मेरा पति छीन लिया, मेरी घर गृहस्थी बर्बाद कर दी और अब मालिक की तरह बात कर रही है, चोर कहीं की। तुमसे लालची औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर ये सुनकर कांग सोही को भी गुस्सा आता है, वो भी जुंजे की माँ को थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, तभी शिमचंग उसका हाथ पकड़ लेती है। कांग सोही कहती है, तुम होती कौन हो हमारे बीच आने वाली? तो मरमेड उसे साइड में ले जाके उसके मेमोरीज देखती है, कैसे उसने जुंजे के पापा की गोलियां बदली, उनके खाने में थोड़ा थोड़ा करके वो जहर मिलाती रही और आखिर में कैसे उनके पानी में जहर डालकर उन्हें मार दिया। और साथ में उसने जो बेसमेंट में जो कमरा बनाया है वो भी दिखता है, जिसमें उसने सब दवाइयाँ और जहर बनाने के इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। फिर उसका हाथ छोड़ने पर कांग सोही को अजीब फील होता है, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आता। फिर हम देखते हैं फ्यूनरल हॉल में वो किटी पार्टी की जो औरतें होती है वो कांग सोही की मर्जी पाने के लिए उसकी जी हुजूरी कर रही होती है। ये सब जिंजू दूर से ही देखती है, सोचती है क्या औरतें हैं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनमें। फिर खुद ही सोचती है, क्या मैं भी चली जाऊँ क्या उनके साथ, क्योंकि वैसे भी अब चेयरमैन के मरने के बाद सब कांग सोही को ही मिलने वाला है, क्या मैं भी पार्टी बदल लूँ? फिर कहती है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। तब हम देखते हैं कि जुंजे यह सबूत ना मिलने की वजह से परेशान है। उसे लग रहा होता है कि अब वो हार गया और अपने पापा के खून का सच वो कभी साबित नहीं कर पाएगा। तभी शिमचंग वहां आके उसे सब बताती है जो उसने कांग सोही की यादों में देखा। तब वो उसे लेके कांग सोही के घर जाती है। वो वहां पुलिस होंगडोंग प्यो को भी बुला लेते हैं और जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो सब वही होता है, सारी दवाई और सबूत जिसका जुंजे और पुलिस को तलाश थी। साथ में हम देखते हैं कि उस दीवार पर मरमेड ड्रॉ की हुई होती है। शिमचंग कहती है, मादेयंग यहाँ था। फिर सब फ्यूनरल हॉल में जाते हैं और पुलिस कांग सोही को गिरफ्तार करती है। सब लोगों के सामने वो बहुत बेइज्जत होती है। वो जाते वक्त भी कहती है, चीहुन वकील को फोन लगाओ, तुम लोग बिना वारंट के मुझे नहीं पकड़ सकते। पुलिस कहती है, हमें सबूत मिले हैं तुम्हारे घर से, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ऑटोप्सी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब जाके जुंजे को थोड़ा सुकून मिलता है उस कांग सोही की गिरफ्तार होने के बाद। तब चासिया भी वहाँ आती है, लेकिन क्योंकि अब फ्यूनरल रोक दिया गया होता है तो तेहो उसे बाहर लेके जाता है। वो कहती है, जुंजे के साथ ये सब क्यों हो रहा है? अभी अभी तो वो अपनी माँ से मिला था और इतने में उसके पापा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, बेचारा। फिर तेहो कहता है, तुमने कार नहीं लाई ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाता हूँ। फिर वो दोनों बस में जा रहे होते हैं। तब कुछ लड़कियां काफी शोर कर रही होती है तो चासिया उससे परेशान होती है। तो तेहो अपना हेडफोन उसके कानों पर लगाता है और फिर उसके कंधे पर सर रख के सो जाता है। फिर वो सोचती है, इसको पता भी है कि इसकी कैसी लॉटरी लगी है, ये मेरे कंधे पे सो रहा है। फिर वो उसे जब इतना पास से देखती है तो सोचती है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। फिर हम देखते हैं कि शिमचंग और जुंजे भी घर आकर चैन से सो पाते हैं। तभी शिमचंग कहती है, मैं जब मादेंग की मेमोरी इरेज कर रही थी तब मैंने देखा कि मादेंग नहीं था वो जिसने हमें मारा, वो कोई और था। जुंजे पूछता है, कौन? वो कहती है, हम जानते हैं उसे। यहाँ एक और हम देखते हैं कि कांग सोही का वकील उसे बताता है कि क्योंकि उन्होंने आपको बिना वारंट पकड़ा है, आप अगर कुछ कबूल ना करें तो उन्हें आपको 48 घंटों के अंदर अंदर छोड़ना पड़ेगा। तब तक आप अपनी जुबान बंद रखिए, कोई भी कुछ भी सवाल करे तो बस बताना, मुझे नहीं पता। फिर कांग सोही बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसके वकील ने कहा होता है और पुलिस को कुछ नहीं बताती, बस खाना दबा के खा रही होती है। फिर मुझे नहीं पता, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसे बहाने बनाती रहती है।
तभी पुलिस स्टेशन में जुंजे होंगडोंग से मिलने आता है। तब वो उसे बताता है कि वो कुछ कबूल नहीं कर रही। मुझे नहीं पता, याद नहीं है बोल रही है। जुंजे कहता है कबूल करेगी तो पूरी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वो ये नाटक कर रही है। पुलिस कहता है हाँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? 48 घंटों से ऊपर हम उसे बिना वारंट के कस्टडी में भी तो नहीं रख सकते, अब उसे छोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं नामदू पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी में होता है। वो चीहुन को फोन करके कहता है तुम्हारी माँ आज 6 बजे छूटने वाली है ना, क्यों ना हम आज ही रात अपना काम खत्म करें। फिर चीहुन आकर अपनी माँ को पुलिस स्टेशन से लेकर जाता है। उसके पीछे पीछे नामदू भी निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुंजे किसी से फोन पे बात कर रहा होता है पार्किंग लॉट में। तभी पीछे से नामदू उस पर हमला करता है, उसके सर पर डंडा मार के उसे बेहोश करता है। लेकिन तभी ऊपर तेहो सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहा होता है, तो वो उसे ये करते वक्त देख लेता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी मरमट शिमचंग वहां आती है, तो तेहो उसे बताता है कि नामदू जुंजे को बेहोश करके कहीं ले जा रहा है। तो तेहो और मरमट भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं नामदू जुंजे को एक पुरानी फैक्ट्री में लेके जाता है। वहाँ चीहुन और उसकी माँ पहले से ही मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर जुंजे को सब खेल समझ में आता है। वो नामदू से कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम मुझे धोखा दे रहे हो अपने दोस्त को, वो भी इन लोगों के लिए। फिर नामदू कहता है दोस्त? वो दोस्त जो एक लड़की के आने पर मुझे भूल गया, मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। सच तो ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वैसे भी मुझे भी अपना पेट पालना है भाई। और ये तुम्हारा सुसाइड नोट कल तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, जिसमें लिखा है अपने पापा को मारने का गिल्ट तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुम आत्महत्या कर रहे हो। फिर नामदू उसे एक इंजेक्शन लगाता है, कहता है अब 10 से 30 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म। ये वही जहर है जिससे तुम्हारे पापा मरे हैं। फिर चीहुन कहता है क्योंकि पापा ने तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दी और सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, इससे गुस्सा होकर तुमने उन्हें मार दिया। और क्योंकि तुम्हें हमारे घर के सारे कमरे पता है, सब नक्शा पता है, तुमने वो सब बेसमेंट में छुपा दिया ताकि तुम इल्जाम मेरी माँ के सर पर डाल सको। कैसी लगी कहानी जुंजे? किसी को भी विश्वास हो जाएगा, है ना? तभी कांगसोई कहती है चीहुन तुम इस आदमी को लेकर बाहर जा सकते हो, मुझे जुंजे से कुछ बात करनी है। उनके जाने के बाद वो जुंजे से कहती है तुमने मेरा सबके सामने इतना इंसल्ट करवाया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारकर तुम बच पाओगे? वो कहती है हाँ, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते, तुम्हारे पापा को ही देख लो। तो वो कहता है क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा, क्यों तुमने उनके साथ ऐसा किया? वो कहती है क्या मैं उनके साथ अच्छे से नहीं रह रही थी 17 साल, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? जब रिटायर होने की बारी आई तो उन्हें अपना खून ही दिखा, सब तुम्हारे नाम करने चले थे। फिर मेरे बेटे चीहुन का क्या होता? तो जुंजे कहता है क्या इसलिए तुमने उन्हें मार डाला? वो कहती है हाँ, मार डाला। वैसे वो आज नहीं तो कल मरने ही वाले थे। उनके खाने में वो जहर मैं कई सालों से डालते आ रही हूँ, लेकिन जब उन्होंने वसीयत का नाम लिया तो मुझे उन्हें जल्दी ऊपर पहुंचाना पड़ा। जुंजे कहता है तुमने इसी तरह से अपने पहले 2 पतियों को भी मारा था ना? वो कहती है हाँ, लेकिन 20 साल हो गए इस बात को, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया मुझे, और साल बाद भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो जुंजे जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहती है क्या हुआ, मौत को सामने देख के पागल हो गए हो? वो कहता है किसकी मौत, मेरी या तुम्हारी? तभी वहाँ पीछे छिपी हुई पुलिस बाहर निकलती है और कहती है तुम्हारी सारी बातें इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो चुकी है, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर वो चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे, जाने दो, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट तो हुआ ऐसा कि जब चीहुन नामदू को जुंजे को मारने की ऑफर देता है और वापस आते वक्त जब जुंजे और पुलिस वहाँ बैठे होते हैं तो नामदू वहाँ जाकर जुंजे के पास बैठता है और उसे बताता है कि चीहुन की तरफ से एक काम आया है। जुंजे पूछता है क्या? नामदू कहता है तुम्हें मारने का। इस पर जुंजे कहता है फिर ये तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। नामदू कहता है हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, उसके पास ज्यादा पैसे है और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद अब उसी के नाम होगी तो उसके साथ जाने में ही फायदा है, और मेरा पहला उसूल तो पैसा ही है, तुम्हें तो पता ही है ना, और दूसरा उसूल बहुत पैसा, लेकिन तीसरा उसूल, वो उसूल उसने तोड़ दिया। जुंजे पूछता है वो क्या? नामदू कहता है मैनर्स, रिस्पेक्ट जुंजे। इस पर जुंजे हंसने लगता है। फिर नामदू कहता है मैं उससे कितने साल बड़ा हूँ, फिर भी वो साला मुझसे तू तड़क करके बात कर रहा था, अपने पैसे का रोब झाड़ रहा था मुझ पे।
जुंजे कहता है, मैं भी तो कभी कभी तुमसे तू तड़ाक करके बात करता ही हूँ ना। वो कहता है, तुम्हारी बात अलग है, हम 10 साल से साथ रह रहे हैं। फिर वो साथ मिलके उस माँ बेटे को उन्हीं के प्लान में फंसाने का प्लान बनाते हैं। जी हाँ, हम लोग नामदू को बेवजह कितना गलत आदमी समझ रहे थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे, है ना। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। फिर जब पुलिस कांगसोई को पकड़कर बाहर लाती है और नामदू और जुंजे को जब जीहुन साथ में देखता है तो उसे सारा प्लान समझ में आता है कि नामदू ने उन्हें धोखा दिया है। तभी वहाँ तेहो और मरमिट शिमचंग भी पहुंच जाते हैं। उसकी माँ के पकड़े जाने पर और नामदू से मिले धोखे से गुस्सा होकर जीहुन पुलिस की बंदूक छीनकर जुंजे पे तानता है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि मरमिट शिमचंग कहती है, जीहुन उसने मारा था हमें, और वो गोली के सामने आती है और जुंजे को बचाती है, लेकिन वो गोली उसे लग जाती है। जी हाँ, इसी के साथ हमारा 18th एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे अब क्या होगा मरमिट का, उनकी लव स्टोरी का, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी चैनल की ड्रामा टेल्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 19 के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।